तो दोस्तों, जैसे हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी कि आज से हम नए टॉपिक को शुरू करेंगे जो कि होगा ग्रेडियंट। अभी तक हमने कुछ ख़ास नहीं किया, बेसिक काम को देखा है, जिसमें हमने देखा स्केलर ट्रिपल ट्रिपल प्रोडक्ट को बेसिकली हमने वहाँ पे पढ़ा है, जो भी 4, 5, 6 लेक्चर हुए हैं और हमने बहुत बेसिक से उसको शुरू करके जो है पूरा डिटेल में बात की है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप वो देखें। तो वो बहुत बहुत ज़रूरी है वो, आगे काम आएगा और बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया गया है, चीज़ें आराम से समझ में आएँगी। तो आज हम शुरू करेंगे ग्रेडिएंट, लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं पहले लिख देता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा ग्रेडिएंट। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हमें जानना होगा 2 चीज़ें। एक तो स्केलर फील्ड और एक वेक्टर फील्ड। अब अगर ये दोनों चीज़ें हमें क्लियर होंगी तो हमें आगे ग्रेडिएंट हो या डाइवर्जेंस हो या कर्ल हो, इन तीनों चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा मेन पर्पज़ यही है कि पहले हम स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड को समझ लें, उसके बाद फिर चीज़ों को आगे लेके चलें। फिर वो चाहे ग्रेडिएंट हो, डाइवर्जेंट हो या कर्ल हो या फिर डिफरेंस थ्योरम, जो ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम या डाइवर्जेंस थ्योरम भी जो कही जाती है, उसके बारे में बात करेंगे आगे, तो वो समझ में आए। तो इस सबसे पहले बात करेंगे हम स्केलर फील्ड की। हम सब ने 12th में ही या उससे पहले ही स्केलर क्वांटिटी का नाम तो सुना ही होगा। स्केलर क्वांटिटी हम कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो, या मतलब मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, और ऐसे फंक्शंस भी जानते हैं जो स्केलर क्वांटिटी हो, जैसे हमारा हो गया टेम्परेचर, हमारी हो गई डेंसिटी, हमारी हो गई पोटेंशियल एनर्जी। या पोटेंशियल एनर्जी ना कह के ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल्स। वो कौन कौन से होंगे? वो हो सॉरी वो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सेट्रा। ये सारे फंक्शंस जो हैं, ये टेम्परेचर हो गया या डेंसिटी हो गई या डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल्स हो गए, ये सारी चीज़ें स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। ये सब हम बातें पहले से ही जानते हैं। अब स्केलर फील्ड क्या चीज़ होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अब जैसे हमने सबसे पहले ले लिया टेम्परेचर को, हम बारी बारी से समझेंगे, डेंसिटी की भी बात करेंगे हम उसमें। हमने टेम्परेचर की बात की तो हमने कहा हमारे पास जैसे कोई सोर्स है जिससे जो है हीट निकल रही है। तो अगर हम एक कोई रीजन ले लें, यहाँ पे एक कंटिन्यूस रीजन ले लें, तो हम देखेंगे इस रीजन में अलग अलग पॉइंट्स पे हर जगह जो है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर होंगी। ये हमारा सोर्स हमने कहा इस पॉइंट पे मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है। ये दूरी ये सोर्स से थोड़ा दूर है तो इस पे हम कह देते हैं 90 डिग्री सेल्सियस है। ये भी थोड़ा दूर है तो हम इसे कह देंगे 93 डिग्री सेल्सियस। ठीक वैसे ही ये कुछ हो गया 70-75 डिग्री सेल्सियस, 87 डिग्री सेल्सियस, और ये मान लीजिए हमने कह दिया, और सॉरी सॉरी ये नज़दीक वाले में ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो इसे हमने मान लिया 109 डिग्री सेल्सियस। मैं थोड़ा इसे साफ कर देता हूँ फिर से। तो चूँकि हम सोर्स के नज़दीक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे हमने माना है इस जगह पे 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हम मानेंगे 120 डिग्री सेल्सियस, और ठीक वैसे ही ये भी लगभग 98 डिग्री सेल्सियस, और ये भी पास ही है तो मान लीजिए ये भी 100 के ही आसपास होगा, तो हमने इसे 101 डिग्री सेल्सियस मान लिया। ठीक वैसे ही तो हम यहाँ क्या देखते हैं, हमारा मेन पर्पज़ क्या है देखना है कि हम देख रहे हैं कि ये जो टेम्परेचर है हमारा, ये डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू रखता है, और इसमें मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये किस डायरेक्शन में है। यहाँ हम डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कह रहे हैं कि हमने एक सोर्स लिया और हीट सोर्स लिया, और उससे जो हीट निकल रही है, जो टेम्परेचर हम महसूस करते हैं, उसको हमने अलग-अलग पॉइंट्स पे ऑब्ज़र्व किया है और वो देखा हमने क्या हुआ है।
तो इस पूरे रीजन में टेम्परेचर का जो फंक्शन है, अब यहाँ पे हम फील मतलब डिटेक्ट टेम्परेचर ही कर रहे हैं, और वो ऐसा नहीं है कि वो आर्बिट्री कुछ भी हो जाएगा किसी पॉइंट पे, वो किसी न किसी चीज़ का फंक्शन होगा ही। मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 डायमेंशन की बात की, हमने कहा हमारा ये सोर्स है और हमने एक 2 डायमेंशनल बॉडी रखी है, हमने इसमें एक पोजीशन x बताया, एक y बताया है। तो टेम्परेचर देखिए हर पॉइंट पे अलग-अलग है, और वो कोई आर्बिट्री वैल्यू नहीं होगी, वो कुछ फंक्शन होगा। हमने मान लिया t इक्वल टू एक्स वाई, यानी t जो है वो हमारा x पे भी डिपेंड करता है और y पे भी डिपेंड करता है। वो अलग-अलग पॉइंट पे अलग-अलग वैल्यू रखेगा। तो इसी चीज़ को जो इस पूरे रीजन में डिनोट करता है टेम्परेचर को, इसी फंक्शन को या इसी फ़ील्ड को हम कहेंगे स्केलर फ़ील्ड। क्योंकि हमने बात की कि इसमें डायरेक्शन की तो कोई बात ही नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में हमें टेम्परेचर फ़ील हो रहा है। हमने कहा हमने सोर्स के आस-पास अलग-अलग पॉइंट पे हमने एक्सपेरिमेंट किया, या आपने मतलब जो भी हमारा थर्मोमीटर होता है उसको टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने उसको अलग-अलग जगह पे अलग-अलग रखा, तो हमें जो है टेम्परेचर की कुछ वैल्यू प्राप्त हुई, और वो ऐसी नहीं है कि वो अपने आप अलग कुछ मतलब अलग तरीके से आ जाएँगी, वो भी एक ख़ास फ़ंक्शन को फ़ॉलो करेंगी। हमने एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे t इक्वल टू एक्स वाई लिया है, वो कुछ भी फ़ंक्शन होगा एक। तो यही जो फ़ंक्शन है जो इस पूरे रीजन में टेम्परेचर की वैल्यू बता रहा है, उसे ही हम कहेंगे स्केलर फ़ंक्शन। अब ठीक वैसे ही हम डेंसिटी की ही बात कर सकते हैं। हम कहते हैं कि एक मास है हमारा ये हमारा मतलब एक बॉडी है, उसमें मास का डिफरेंट पोज़ीशन पे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हमने कहा ये हमारा सेंटर है, और यहाँ पे फिर हमने कहा कुछ अलग-अलग पॉइंट हमने लिए। यहाँ पे हम जब मेज़र करेंगे तो हम बात करेंगे कि इस पॉइंट पे इसने, जैसे हमारा ये 2 डायमेंशनल बॉडी है तो हम कहेंगे ये जो है डेंसिटी भी हम जानते हैं, लीनियर होती है, सरफेस डेंसिटी होती है, वॉल्यूम डेंसिटी होती है। तो यहाँ पे हमने सरफेस लिया है, तो हम यहाँ पे सरफेस डेंसिटी की बात करेंगे, तो अलग-अलग पॉइंट पे अलग-अलग वैल्यू होगी उसकी। हमने कहा इस जगह पे हम देखना चाहते हैं इस यूनिट एरिया में कितना मास है, कैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसी को हम डेंसिटी कहते हैं। अब इसमें भी हम डायरेक्शन की तो बात कर नहीं रहे हैं कि वो डेंसिटी की क्या डायरेक्शन होगी या क्या किस डायरेक्शन में हो, कि हम ये कह रहे हैं कि अलग-अलग पॉइंट पे हम मेज़र कर रहे हैं कि मास को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग-अलग सरफेस रीजन में, छोटे-छोटे सरफेस रीजन में। तो यहाँ पे भी तो यहाँ पे बेसिकली हम देख डेंसिटी ही रहे हैं, तो जो फ़ंक्शन होगा डेंसिटी का वो भी कुछ फ़ंक्शन ही होगा। वो भी कुछ, चूँकि हम 2 डायमेंशनल बॉडी की बात कर रहे हैं, तो वो भी कुछ 2 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा एक फ़ंक्शन ही। तो ये जो फ़ंक्शन है, ये बेसिकली क्या बता रहा है कि इस रीजन में, ये जो बॉडी का ये रीजन है, इसमें अलग-अलग पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी का कैसा है, तो वो बात कर रही। तो वही ये भी फ़ंक्शन यहाँ पे जो है स्केलर फ़ील्ड का काम करेगा, स्केलर फ़ील्ड का काम करेगा। अब हम आते हैं, अब इसी तरह पोटेंशियल भी होगा। सीधी-सी बात है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर होता है उसका फ़ंक्शन कुछ। तो पॉइंट चार्ज का फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमने देखा है कि वो भी मतलब अलग-अलग पॉइंट पे अलग-अलग वैल्यू रखता है, लेकिन उसमें भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती कि हम वहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो वो भी वैसे हो जाएगा, एक रीजन में उसकी भी अलग-अलग वैल्यूज़ होंगी, और वो जो फ़ंक्शन होगा वो भी स्केलर फ़ील्ड को रिप्रेज़ेंट करेगा। तो ये तो हो गए स्केलर फ़ील्ड की बात। अब ठीक इसी तरीके से हमने मान लीजिए, अच्छा इसको रिप्रेज़ेंट करने की बात आएगी, हम इसको कैसे जानेंगे? तो इसको रिप्रेज़ेंट करना मतलब बहुत कठिन काम तो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जैसे हमने अपने टेम्परेचर की बात की, हमने मान लिया ये हमारा टेम्परेचर है, और हमने बताया था कि यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एक्स, वाई माना है, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मानते हैं कि हम टेम्परेचर ऐसा है हमारा फ़ंक्शन, जो कि 2 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है। हम 2 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स वाली चीज़ों को यहाँ पे बता नहीं पाएँगे, क्योंकि हमारा फिगर 2D में ही होगा, तो उससे ऐसा फ़ंक्शन जो 2 से अधिक कोऑर्डिनेट्स पे या मतलब वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा, उसको तो हम यहाँ पे शो ही नहीं कर पाएँगे। तो फिलहाल मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे।
फिगर बहुत क्लियर नहीं बना है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। ये एक मैं इसे दूसरे कलर से ये हमने एक फंक्शन बताया है, लिया है, जिसका शेप कुछ, जिसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी है। यूँ कह सकते हैं इसका शेप बाउल जैसा है। वो परफेक्टली राउंड बाउल नहीं है, वो कोनों वाला बाउल है, जिसमें मतलब 4 कोने हैं। एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो हमने एक ऐसा कोई फ़ंक्शन लिया है। अब मान लीजिए हमने इसे कहा ये टेम्परेचर का फ़ंक्शन है, और हमने यहाँ पे इसे माना है x, इसे माना है y, और हमने मार्किंग की हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी यहाँ पे ये y एक्सिस होगा तो इसका भी होगा यहाँ पे तो 0 होगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कुछ ऐसा होगा। तो हमने अभी ऊपर बात की थी, जैसे हमने t इक्वल टू फंक्शन लिया टेम्परेचर का x, y, तो मतलब अलग-अलग x और y की वैल्यू पे टेम्परेचर की अलग-अलग वैल्यू होगी, तो वही हम यहाँ पे बताना चाहते हैं। अब अगर हम मान लीजिए, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। मान लीजिए हमने कोई एक पॉइंट लिया 3 इंटू 4, 3, 4, तो यानी x एक्सिस पे हमने ये लिया है और y एक्सिस पे हमने, तो हमारा ये पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा ऐसे। अब ये फिगर बहुत परफेक्ट नहीं बना है, इसीलिए जो है थोड़ा इसे शो करने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन बात आप हमारी जो मैं बताना चाहता हूँ उसे समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हम अपने टेम्परेचर को x और y कोऑर्डिनेट के रूप में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, और वो फाइनली एक फंक्शन के फॉर्म में हमें कुछ वैल्यूज़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट x, y को लिया, हमें ये वैल्यू प्राप्त हुई। हमने अगर यहाँ पे कह दिया हमने 5 और यहाँ पे कुछ 5 हो, हमने उस वैल्यू को अगर देखें तो यहाँ पे हमें दूसरी वैल्यू प्रोवाइड होगी, मिलेगी। ठीक उसी तरीके से हम कोई और वैल्यू देखें तो अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग वैल्यू प्राप्त होगी, और हमने इसमें डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं की है। ये केवल एक ज्योमेट्रिकल फंक्शन है, ये ज्योमेट्रिकल शेप होगा, जिसमें अलग-अलग कोऑर्डिनेट्स पे हमें उस फंक्शन की, जो चाहे हमारा टेम्परेचर हो, डेंसिटी हो, या उसकी अलग-अलग वैल्यूज़ मिलेंगी। तो बेसिकली ये अ, ग्राफ है फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू उस स्केलर फील्ड का, विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल्स इट डिपेंड्स ऑन। जिन वेरिएबल्स पे ये निर्भर करता है, उन सारे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ये जो फंक्शन बनेगा, जो इसकी ज्योमेट्री होगी, वो बताने की कोशिश की गई है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा स्केलर फील्ड। अब ये बहुत टेंटेटिव है, हमारा मेन पर्पज़ था यहाँ पे आपको चीज़ों को समझाना। हमने यहाँ ऊपर आपको आसानी से वो समझा दी। फिगर थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया है, उसे कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन जो हमारा मेन पर्पज़ था कि स्केलर फील्ड होता क्या है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, वो चीज़। ठीक उसी तरीके से हमने कहा कि हम आते हैं वेक्टर फील्ड की बात करते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी तो हम लोग जानते ही हैं, वो चाहे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाए, या फिर मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं वेक्टर में, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मोमेंटम, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें वेक्टर होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं, क्योंकि इनमें मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ में ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ रिप्रेजेंट करती हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। इनमें डायरेक्शन होता है। ये तो खैर ये तो बहुत बेसिक डेफिनिशन है वेक्टर और स्केलर को डिफरेंशिएट करने का, बहुत बेसिक है। आप जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इसे दूसरे तरीके से देखेंगे। ये कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशंस होते हैं जिसके थ्रू ये होते हुए, उस उन ट्रांसफ़ॉर्मेशन से होते हुए जो जो क्वांटिटी अपने फ़ॉर्म को, अपने स्वरूप को वैसा ही रखें, उन्हें उनको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। खैर ये हायर स्टैंडर्ड की बातें हैं, आप आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे इस चीज़ को। अभी के लिए हम लोग ये कहते हैं कि जिन चीज़ों में मैग्नीट्यूड होने के साथ-साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, उनको हम वो मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, उनको हम वेक्टर कहेंगे। तो हम अभी उसी उसी परिभाषा डेफ़िनिशन को लेके चल रहे हैं। तो हमने कहा हम एक इलेक्ट्रिक फ़ील्ड का
एग्जांपल ले रहे हैं, हमने कहा कोई एक चार्ज है, हमारा Q पॉइंट चार्ज है। अब हम जानते हैं पॉइंट चार्ज है तो इसके आसपास अगर हम अपना टेस्ट चार्ज ले आएँ तो वो एक फ़ील्ड को फ़ील करेगा, उस पे एक फ़ोर्स लगेगा, उस पे एक, चाहे वो अब वो डिपेंड करेगा कि चार्ज का नेचर कैसा है। अगर दोनों समान चार्ज हैं, इक्वल चार्ज हैं और साइन में भी दोनों मतलब एक ही जैसे हैं, पॉज़िटिव साइन है तो वो एक-दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉज़िटिव नेगेटिव है तो वो एक-दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब हम इसके काफ़ी पास आते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए हमने कहा, हमने कई पॉइंट लिए, हमने एक स्पेस लिया बेसिकली। हमने अपना एक, मैं इसे थोड़ा सही से शो कर देता हूँ। हमने कहा ये हमारा चार्ज है और हमने उसके आस-पास एक स्पेस लिया। अब हम इस स्पेस में डिफरेंट पॉइंट्स पे ऑब्ज़र्व करेंगे उस फ़ील्ड को, उस इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को, उसकी इंटेंसिटी को। तो हम इस फ़ील्ड पे देखेंगे तो यहाँ पे उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। अब चूँकि ये नज़दीक है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ़ील्ड का फ़ॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यहाँ पे Q होगा और जो दूसरा चार्ज आएगा वो Q टेस्ट चार्ज ये होगा। और इस फ़ंक्शन से आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट जितने नज़दीक होंगे इस पॉइंट चार्ज के, इस चार्ज के, वहाँ पे फ़ील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी इस फ़ील्ड पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन यहाँ पे जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो कम होगी और यहाँ पे वो कुछ ऐसा होगा वो और कम होगी। यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, थोड़ी ज़्यादा होगी यहाँ पे और ज़्यादा होगी, यहाँ पे थोड़ी कम होगी, यहाँ पे और कम होगी। तो बेसिकली क्या देख रहे हैं हम इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ़ील्ड इंटेंसिटी को अपने इस कंटीन्यूअस स्पेस में अलग-अलग पॉइंट पे देख रहे हैं और उसमें हमें क्या पता चल रहा है? उसमें हमें पता चल रहा है उसके मैग्नीट्यूड के बारे में और उसकी डायरेक्शन के बारे में। वो अलग-अलग पॉइंट पे अलग-अलग डायरेक्शन में डायरेक्ट कर रही है, शो कर रही है और उसके अलग-अलग पॉइंट पे क्या मैग्नीट्यूड हैं। तो इस तरह की, अब हमने बात की कि इस फ़ील्ड को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, इस पूरे स्पेस में। तो इसी फ़ंक्शन को कहेंगे हम वेक्टर फ़ील्ड। यानी इस पूरे स्पेस में हम इलेक्ट्रिक फ़ील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेज़ेंट करने के लिए इस फ़ॉर्मूले की तरफ देखते हैं और ये पूरे रीजन में इसमें उसको बताएगी हर पॉइंट पे कि उसकी क्या मैग्नीट्यूड है और क्या डायरेक्शन है। बेसिकली अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूँ तो यहाँ पे एक r हो जाएगा और ये नीचे r स्क्वायर r क्यूब हो जाएगा r कैप के साथ। तो ये तो हुई हमारी इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की बात। ठीक वैसे ही हमारी और भी सारी जो फ़ील्ड्स हैं, उनमें भी हम देखेंगे कि वो एक फ़ंक्शन होगा जो कि स्पेस में डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू देगा। और वो मतलब अब यहाँ पे तो देखेंगे इलेक्ट्रिक फ़ील्ड है वो r पे डिपेंड कर रही है। r का मतलब है वो x और y दोनों में हो सकता है। यानी अलग-अलग x, y के लिए अलग-अलग वैल्यू होंगी, साथ ही साथ अलग-अलग डायरेक्शन भी हैं। तो उसी तरीके से कोई और फ़ंक्शन होगा जो स्पेस में अलग-अलग पॉइंट पे अलग-अलग कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा, साथ ही साथ उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा उस हर पॉइंट पे। तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी और वो जो फ़ंक्शन होगा उस पूरे स्पेस में, उसे हम कहेंगे वेक्टर फ़ील्ड। तो वेक्टर फ़ील्ड और स्केलर फ़ील्ड की बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख़्याल से। अब यहाँ पे रिप्रेज़ेंट करने की बात होगी वेक्टर फ़ील्ड को, तो ज़ाहिर-सी बात है हम लोग जब देखते हैं 2 चार्ज की वजह से, मैं एक बहुत टेंटेटिव, बहुत ही आसान एग्ज़ाम्पल लेके बताना चाहता हूँ, बाकी आप उसको जब, अच्छा एक चीज़ ये भी है, अब हमने यहाँ पे बात की, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। हमने यहाँ पे स्केलर फ़ील्ड में बात की थी कि सॉरी, टेम्परेचर को हम कुछ इस फ़ॉर्म में लिखते हैं। ठीक वैसे ही हम इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को लिखेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का फ़ंक्शन होगा। मान लीजिए एक्स आई कैप प्लस वाई, मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है वाई जे कैप या 2 आई जे कैप, कुछ इस तरह का फ़ंक्शन होगा जिसमें हर पॉइंट पे उसका अलग-अलग डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फ़ील्ड का, अलग-अलग वैल्यूज़ होंगी। मान लीजिए हमने x इक्वल टू 0 रखा और y इक्वल टू 1 रखा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की कुछ वैल्यू आएगी 2 जे कैप। हमने x को 1 रखा
y को 0 रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी आई कैप। ठीक इसी तरीके से अलग अलग पॉइंट पे रखेंगे तो आप देखेंगे इसमें कुछ डायरेक्शन है। मैं एक टेंटेटिवली इसकी बिना फंक्शन लिए कोई मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे लिया, हमने यहाँ पे एक चार्ज लिया और हम उसके आसपास की फील्ड को देखना चाहते हैं। तो हम जानते हैं पॉइंट चार्ज से तो रेडियल आउटवर्ड ही डायरेक्शन होती है हर डायरेक्शन में। लेकिन अब चूंकि ये किसी फंक्शन के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे हमने ऊपर एक लिया ये फंक्शन, इसका कोई फंक्शन होगा तो अलग अलग पॉइंट पे ये, अब वो फंक्शन मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं केवल बताने के पर्पज से बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा और ठीक वैसे ही इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे कुछ ये डायरेक्शन होगी, ठीक वैसे ये डायरेक्शन होगी, यहाँ पे भी ये डायरेक्शन होगा और यहाँ पे ये डायरेक्शन होगा, इधर तो ये डायरेक्शन होगा ही होगा। ठीक वैसे ही नीचे उसका ये डायरेक्शन होगा, इधर ये डायरेक्शन होगा ये वाला। तो आप स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड वाले ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में फ़र्क देख रहे हैं। वहाँ पे हमने कहा एक शेप बनाया है जिसमें मतलब डायरेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ पे भी फंक्शन जो हमारा है उसकी तो हर पॉइंट पे अलग-अलग वैल्यू है, लेकिन हर पॉइंट पे आप देख रहे हैं अलग-अलग पॉइंट पे डायरेक्शन भी उसकी अलग-अलग है। ये मैंने कोई ख़ास फंक्शन नहीं लिया है, मैंने एक टेंटेटिव तरीके से उसे बताने की कोशिश की है। मेरा मेन पर्पज़ है कि हम उसको जो है ज्योमेट्रिकली भी समझ सकें। बाकी हमने अभी तो समझाया ही है कि वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड क्या होता है, उसको तो हमने अभी फिगर के थ्रू समझाया ही है। हम यहाँ पे उसको जो है थोड़ा और गहराई में जाके समझ सकें, हमारा मेन पर्पज़ वो है। तो कुछ ऐसा होगा इसमें मतलब हमें डायरेक्शन की ख़ास ध्यान रखनी पड़ेगी। अब कई तरह के फंक्शन हो सकते हैं, कुछ एक ऐसे हो सकते हैं जिनमें ये एरो छोटे होते जाएँगे, हो सकता है वो इस डायरेक्शन में भी हो जाएँ, फिर ये बड़े और बड़े होते जाएँगे और फिर ये ऐसे हो जाएँगे। तो मेन पर्पज़ हमारा यही बताने का है कि ये मतलब इसको रिप्रेज़ेंट कैसे करते हैं। यहाँ कोई ये फ़ंक्शन तो होगा तो ये अलग-अलग पॉइंट पे अलग-अलग वैल्यू पकड़ेगा, ये अलग-अलग वैल्यू इसकी होगी हर पॉइंट पे। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, उस वैल्यू के साथ-साथ इसमें एक डायरेक्शन भी होगा। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रेडिएंट और डाइवर्जेंस कर्ल का स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से क्या लेना-देना? तो बेसिकली उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। क्या होता है कि हमारे जो ग्रेडिएंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी पे ऑपरेट करता है, वो एक ऑपरेटर होता है बेसिकली। और जो हमारे डाइवर्जेंस और कर्ल होते हैं वो वेक्टर फील्ड पे ऑपरेट करता है, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस है, उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेगा तो उसको हम कहेंगे कि वो कर्ल है। उन सारी चीज़ों को हम आगे वाली क्लास में समझेंगे। बेसिकली अभी हमारा यही मेन पर्पज़ था कि हम आपको स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड के बारे में बता सकें अच्छे से, ताकि आगे चीज़ें आसान हो सके। और आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग ग्रेडिएंट को शुरू करेंगे। उसमें भी कुछ बेसिक से पहले शुरू करेंगे, क्या होता है डेरिवेटिव्स और स्लोप वगैरह। उसके बाद बेसिकली इसका काम है कि ग्रेडिएंट का काम ही यही होता है। वो 3 डायमेंशनल शेप्स की या जब फिगर्स की स्लोप्स को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है, उस बारे में हम बात करेंगे। ये तो अभी बहुत ही आसान शब्दों में हमने कह दिया, बहुत ही हल्की बात है ये। जब हम पढ़ेंगे उसको तो अच्छी तरीके से जानेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी हम आगे अगली क्लास में उसको अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।